सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाल बटन को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, फास्ट न्यूज़ पॉपुलर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। भारतीय जनता पार्टी असम प्रदेश के अध्यक्ष श्री रंजीत दास जी, असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर सर्बानंद जी सोनोवाल और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री राम माधव जी, भारत सरकार के रेल राज्य मंत्री श्री राजेंद्र जी गोहाइन और असम राज्य के बहुत ही तेज तर्रार कुशल संगठनकर्ता श्री महेंद्र सिंह और हमारे नॉर्थ ईस्ट के बहुत ही अनुभवी संगठन मंत्री श्री अजय जम्वाल जी, हेमंतो विश्व शर्मा जी, वरिष्ठ मंत्री असम सरकार श्री चंद्रमोहन जी पटवारी, श्री परिमल जी शुक्ल, श्री रंजीत दत्ता, श्री रमन जी डेका, श्रीमती विजया चक्रवर्ती, श्री कामाख्या प्रसाद, श्री रामेश्वर जी, श्री दिलीप पॉल और श्री प्रणाम जी बरुआ, सांसद राज्यसभा सभागार में उपस्थित मेरे असम के सभी प्रमुख कार्यकर्ता बहनों एवं भाइयों, लंबे अरसे के बाद असम की किसी कार्य समिति की बैठक को संबोधित करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। वैसे इसके पहले कई बार कार्य समिति की बैठकों को और कार्यकर्ताओं को इस असम में संबोधित कर चुका हूं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यह अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। आज मुझे असम में एक कार्यक्रम के निमित्त आना था, तो मुख्यमंत्री जी का यह आग्रह था कि हमारी कार्य समिति की बैठक चल रही है, इसलिए उस बैठक में भी आप पधारें तो अच्छा रहेगा। लेकिन अभी मुझे भाषण देने के लिए कहा गया है, लेकिन मैं आपकी मुसीबत को समझता हूं। यह समय है भोजन का, और भोजन के समय भाषण आपको कैसा लगेगा इसका एहसास मुझे है। लेकिन मैं जानता हूं कि जिस असम में कोई कल्पना नहीं करता था कि भारतीय जनता पार्टी क्लियर मेजॉरिटी हासिल करेगी, आप सभी कार्यकर्ताओं के त्याग, समर्पण और परिश्रम का परिणाम है मेरे बहनों भाइयों कि आप सब लोगों ने असम में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत के आधार पर सरकार बनाई है। यदि मैं कहूं तो सचमुच 2016 असम के लिए एक उपलब्धियों का यह वर्ष रहा है। सरकार बन गई है, सरकार बनने से हम लोगों को बेहद खुशी हुई है, लेकिन इस सच्चाई को समझना चाहिए कि सरकार बनना यह हम लोगों के लिए हर्ष का विषय हो सकता है, लेकिन हमारे लिए असम की जनता की सेवा करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। और इसलिए हमारी सरकार के लिए जहां पर यह अवसर है, वहीं पर एक बहुत बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि असम राज्य की जनता को पिछले कई वर्षों से कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। गरीबी के संकट, बेरोजगारी का संकट, बुनियादी जो विकास होने चाहिए, जो डेवलपमेंट होना चाहिए असम का, वह जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप वह डेवलपमेंट भी असम का नहीं हो पाया। इसीलिए मैंने कहा सरकार बन गई है, प्रसन्नता का विषय है। सरकार बनना यह हम लोगों के लिए अवसर है, लेकिन साथ ही हम सबके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि यदि यहां सत्ता परिवर्तन हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलाने का अवसर मिला है, एक बहुत ही डायनेमिक लीडर डॉक्टर सर्बानंद सोनोवाल के हाथों में भारतीय जनता पार्टी ने यह नेतृत्व दिया। लंबे समय तक राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए भी, भले ही कोई विरोधी राजनीतिक पार्टी का कोई कार्यकर्ता अथवा नेता क्यों न हो, हमारे असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के ऊपर उंगली उठाकर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता है। ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री के रूप में चुना है। और मुझे मालूम है कि आपके मुख्यमंत्री ने असम के विकास के लिए कई
प्रभावी कदम उठाए हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ भी कुछ कदम उन्होंने उठाए हैं। लेकिन मैं मानता हूं सत्ता तो हमें हासिल हो गई है, लेकिन सत्ता हासिल करना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। बार बार पहले भी हम लोग कहा करते थे कि हम राजनीति करते हैं तो राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं, देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। इसलिए हम सत्ता परिवर्तन के लक्ष्य को हासिल करके यह मान लें कि हमारे काम की अब समाप्ति हो गई, इसकी इतिश्री हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। सत्ता परिवर्तन हुआ है, लेकिन जनता की अपेक्षाओं की कसौटी पर यदि हम खड़े उतरना चाहते हैं, जनता का विश्वास यदि हम हासिल करना चाहते हैं, जनता का यदि हम स्नेह यदि हासिल करना चाहते हैं, तो जब तक सत्ता परिवर्तन के बाद व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा, तब तक हम असम की जनता का विश्वास और उनका समर्थन नहीं हासिल कर सकते। यह करने की जरूरत है। केंद्र में आपने देखा होगा, मई 2014 में अपनी सरकार आने के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने व्यवस्था परिवर्तन की दृष्टि से कई प्रभावी कदम उठाए हैं। क्या क्या कदम उठाए हैं, उन सारे कदमों की मैं यहां पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि जो घिसा पिटा पुराना सिस्टम प्रशासन का चला आ रहा है, काम करने की जो उसकी शैली है, उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और मैं यह मानता हूं कि बहुत सारे स्ट्रक्चरल और प्रोसीजरल रिफॉर्म्स करने की आवश्यकता होगी। और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी व्यवस्था परिवर्तन की दृष्टि से भी जो स्ट्रक्चरल और प्रोसीजरल रिफॉर्म्स की आवश्यकता होगी, वह करने में पूरी तरह से सफल होंगे। मैं चर्चा करना चाहूंगा यहां पर रीस्टार्ट असम। इसके माध्यम से उन्होंने पूरी रेवेन्यू मशीनरी को स्ट्रीमलाइन करने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है। प्रशासन के भी नट बोल्ट को कसना पड़ेगा, कहां कमजोरी है। और मैं समझता हूं कि इस काम को अकेले मुख्यमंत्री कर पाएंगे, उनकी मंत्रिपरिषद अकेले इस काम को कर पाएगी, यह संभव नहीं है। बहुत सारी जानकारियां सरकार को मुहैया कराने का काम, जानकारियां देने का काम यदि कोई करता है, तो उस राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता जिस राजनीतिक पार्टी की सरकार होती है, वह अपने मुख्यमंत्री को, अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को जानकारी देता है कि क्या क्या समस्याएं हैं, कहां कहां जनता की इच्छाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप काम करने में कठिनाई आ रही है, क्या क्या परिवर्तन किए जाने चाहिए। इस दृष्टि से वह सुझाव भी देने का काम करता है। तो यह आवश्यक है कि हम इस काम को करें, इसमें कहीं दो मत नहीं है। हमारी सरकार पूरी साफ नीयत से काम कर रही है। और आपने देखा होगा, साफ नीयत, क्लीन इंटेंशन के साथ काम करने का परिणाम क्या होता है। डीमोनेटाइजेशन, जिसे बोलचाल की भाषा में नोटबंदी कहते हैं, नोटबंदी का फैसला हमारी सरकार ने किया, सारे देश ने उसका स्वागत किया। और यह भी सच्चाई है कि कुछ कठिनाइयां भी लोगों को झेलनी पड़ी हैं, अब भी थोड़ी बहुत कुछ ऐसी कठिनाइयां हैं, लेकिन पहले की अपेक्षा काफी कम हुई हैं। लेकिन जनता का यह मानना है कि साफ नीयत, क्लीन इंटेंशन के साथ ही प्रधानमंत्री ने यह फैसला किया है, इसलिए भले ही हमें कुछ कठिनाइयां ही क्यों न झेलनी पड़े, हम इस कदम का स्वागत करते हैं और देश की जनता ने इस कदम का स्वागत किया। हमने ऐसे ऐसे लोगों को सुना है कि एटीएम से पैसा निकालने के लिए वो लाइन में खड़े हैं। वो कहते हैं, जब जाकर मीडिया के लोग कभी पूछते हैं क्या आपको कठिनाई हो रही है, क्या आपको इस नोटबंदी के फैसले के कारण परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है, तो उनका कहना है कि हमारे देश का जवान अपनी जान हथेली पर लेकर भारत की सीमाओं की यदि रक्षा करता है, तो क्या हम देश के लिए काले धन के खिलाफ जंग में हिस्सा लेने के लिए हम थोड़े समय के लिए कठिनाई नहीं उठा सकते हैं। यह हमारे लिए नागरिक बोलता है। इसलिए असम सरकार भी, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं, जो कदम उठाएगी साफ नीयत के साथ, क्लीन इंटेंशन के साथ, डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जाने का आह्वान हमारे प्रधानमंत्री ने किया है।
बहुत सारे लोग ये तर्क देते हैं क्या हम डिजिटल इकोनॉमी के जिस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, क्या उस लक्ष्य को हासिल कर पाना संभव है? बहुत सारे अच्छे अशिक्षित लोग हैं, कमजोर लोग हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं यदि आप यह फैसला कर लें तो हम जिस डिजिटल इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं उस डिजिटल इकोनॉमी के लक्ष्य को भी हासिल करने से दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। असम राज्य के बारे में मैं यह भी जानता हूं, गांव, गरीब और किसान, जब तक इनका विकास नहीं होगा तब तक असम राज्य के विकास की हमारी कल्पना कभी साकार नहीं हो सकती। और मैं बधाई देना चाहता हूं सर्बानंद जी सोनोवाल को कि उन्होंने समग्र ग्राम उन्नयन योजना प्रारंभ की है और उसके लिए 30,000 करोड़ रुपए का भी उन्होंने प्राविधान किया है और यह भी फैसला किया है कि 5 वर्षों के अंदर असम में रहने वाले किसानों की आमदनी को हम 2 गुना करेंगे, जस्ट डबल, 2 गुना करेंगे। यह फैसला किया है और यही हमारे प्रधानमंत्री का फैसला है। उन्होंने भी कहा है कि 2022 आते आते हम ऐसे हालात पैदा करेंगे कि आज हमारे किसान की जितनी आमदनी है उसकी जस्ट डबल हो जाए। यह आह्वान हमारे प्रधानमंत्री ने किया है और उसी दिशा में हमारे इस असम राज्य के भी मुख्यमंत्री तेजी के साथ कदम आगे बढ़ा रहे हैं। और मित्रों, एक बात और मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारे आरोपों का भी अपनी राजनीतिक यात्रा में सामना करना पड़ा है। बड़े गंभीर आरोप लगे। भारतीय जनता पार्टी पर सबसे बड़ा गंभीर आरोप जो लगता था वो सांप्रदायिकता का आरोप लगता था, जाति, पंथ और मजहब। जाति का आरोप नहीं लगा, लेकिन पंथ, मजहब, रिलीजन, धर्म के आधार पर यह राजनीति करती है, संप्रदाय के आधार पर यह भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। लेकिन आज वह पूरी तरह से धुल चुका है और मैं इसे स्पष्ट करना चाहता हूं कि यदि हम पंथ, मजहब अथवा धर्म के आधार पर राजनीति करने वाले लोग होते तो आज 125 करोड़ की जनसंख्या वाले भारत में शायद भारत की संसद में भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी न हासिल होती। हम पंथ और मजहब की राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं, हम सांप्रदायिक राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करने वाले लोग हैं और सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं और सबका सहयोग लेकर लक्ष्य को हासिल करने वाले हम लोग हैं। एक ऐसी राजनीतिक पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं। अभी डॉक्टर महेंद्र सिंह जो आपके प्रभारी हैं, आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में बता रहे थे और उन्होंने कहा जिस दार्शनिक अवधारणा को, जिस आइडियोलॉजिकल कंसेप्ट को उन्होंने दिया है वह इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, एकात्म मानववाद। एकात्म मानववाद यानी सब कुछ के बिंदु में, केंद्र बिंदु में यदि कोई है तो मानव है, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, जो भी हो, सब उसके केंद्र बिंदु में मनुष्य होगा, चाहे वह किसी जाति, पंथ और मजहब अथवा धर्म को मानने वाला क्यों न हो। और उस मनुष्य को केंद्र बिंदु मानकर उन्होंने अपनी दार्शनिक अवधारणा दी है, आइडियोलॉजिकल कंसेप्ट दिया है और उसी दार्शनिक अवधारणा के आधार पर भारतीय जनता पार्टी तेजी के साथ भारत की राजनीति में अपने कदम आगे बढ़ा रही है। उसी अवधारणा के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं यहां एक आत्म मानववाद की चर्चा नहीं करूंगा, वही राम माधव जी से मैं कह रहा था, मैं एक आत्म मानववाद पर चर्चा करूंगा तो यह लंबा विषय होगा, लेकिन एक आत्म मानववाद बहुत ही सरल है। मैं तो 5 मिनट के अंदर एक आत्म मानववाद लोगों को समझा सकता हूं कि यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एक आत्म मानववाद है क्या, लेकिन यहां चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि मैं जानता हूं यदि यह भोजन का समय न होता तो मैं जरूर चर्चा करता। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा और विधायकों से भी विशेष रूप से अपील करना चाहूंगा, क्योंकि हमारी राज्य में सरकार बनी है। इस राज्य सरकार की जो उपलब्धियां हैं, इन उपलब्धियों को जन सामान्य तक पहुंचाना, आम लोगों तक पहुंचाना, इसमें सबसे अहम भूमिका यदि कोई निभा सकता है तो हमारा उस जिले का, उस मंडल का जो संगठन है,
वह निभाएगा और हमारा विधायक निभाएगा, सांसद निभाएगा। यहां पर सरकार बड़े बड़े काम कर दे, लेकिन गांवों में ऐसे भी रहने वाले लोग हैं जिन्हें इस बात की समझ नहीं है, जानकारी भी कभी कभी नहीं हो पाती है कि हमारी इस राज्य सरकार ने किया क्या है, हमारे लिए क्या किया है, इसकी जानकारी क्या है, नहीं हो पाती। इसलिए एक सिस्टम बनना चाहिए, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए कि सरकार की उपलब्धियों को हम जन सामान्य तक कैसे पहुंचाएंगे, और जन सामान्य की भी जो कठिनाइयां हैं उनको अपनी सरकार में बैठे हुए लोगों तक हमें कैसे पहुंचाना है, इसके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। यह बहुत ही आवश्यक है। यदि हम चाहते हैं कि हमारी सरकार केवल 5 वर्षों के लिए सरकार नहीं बनी है, हमारा तो लक्ष्य है 5 वर्ष नहीं बल्कि 25 वर्षों तक असम में सरकार यदि रहनी चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रहनी चाहिए, और यह जन सामान्य का विश्वास हासिल करके ही हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। और यह सौभाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य में भी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार है। मैं समझता हूं कि वैसे तो किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार रहती है, केंद्र में यदि हमारी सरकार है तो हम सभी राजनीतिक पार्टी की सरकारें इस आधार पर नहीं कि कौन कहां पर किस राजनीतिक पार्टी की सरकार है, वहां भाजपा की है कि नहीं, इस आधार पर सहयोग नहीं करते, क्योंकि हम इस हकीकत को समझते हैं जब राज्यों का विकास होगा तभी देश का विकास हो सकता है, जिस देश के विकास के लक्ष्य को हम हासिल करना चाहते हैं। तो सहयोग में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने वाली। लेकिन यदि जिस दल की राज्य में सरकार है उसी की केंद्र में है, स्वाभाविक रूप से थोड़ी सुविधा हो जाती, और वह सुविधा सौभाग्यवश असम के लोगों को पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही यह चीजें प्राप्त हुई है। यह बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं मुख्यमंत्री जी को भी एक सुझाव देना चाहूंगा, क्योंकि मेरा जो अनुभव है उस अनुभव के आधार पर मैं सुझाव देना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी को मैं कहूंगा कि समाज के जितने भी प्रोफेशन के लोग हैं, भिन्न भिन्न पेशे के लोग हैं, एक बार मैंने उनसे चर्चा भी की। मैंने कहा कि महीने में कम से कम एक प्रोफेशन, एक या कम से कम 2 प्रोफेशन के लोगों को, किसान हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, अध्यापक हो सकते हैं, बेरोजगार नौजवान हो सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जो कारीगर हैं, काम करने वाले, हैंडलूम वाले, ये हो सकते हैं, प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हो सकते हैं। सबकी एक एक बार पंचायत बुलानी चाहिए, पंचायत बुलाई, पूरे राज्य से इसी गुवाहाटी में पंचायत बुलाई, और साथ ही मंत्रिमंडल को लेकर बैठिए, अपने अफसर्स को लेकर बैठिए। ऐसी समस्याएं जो जनता के द्वारा आपके सामने आती हैं, जिनका समाधान चटपट किया जा सकता है, तो मैं समझता हूं कि तुरंत वहीं पर फैसला लेकर तुरंत शासनादेश जारी करके भी जनता के बीच रिफ्लेक्ट किया जाए, तो उसका बहुत ही जबरदस्त संदेश पूरे प्रदेश में जाएगा। और इस काम को मैंने किया है। कई व्यापारियों की पंचायत बुलाई, किसानों की बुलाई, टीचर्स की बुलाई, सबकी, और फैसले धड़ाधड़, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही कम समय मिला था और उसी समय में मुझे बहुत सारे काम करने थे, इसलिए इन फैसलों को किया। इसे एक लाभ तो यह होता है कि जनता के साथ हमारा सीधा संवाद बना रहता है, और साथ ही साथ हमारी बात उनके माध्यम से निचले स्तर पर आम जनता तक पहुंच जाती है। सबसे बड़ा लाभ यह होता है। और दूसरा लाभ यह है कि उनकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान स्वयं ही मुख्यमंत्री की पंचायत में निकल जाता है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। अन्य जो जिन समस्याओं की ओर बराबर आप भी देखते रहते हैं और जिनकी लंबे समय से ही असम राज्य में चर्चा होती रही है, उसकी भी मैं चर्चा करना चाहूंगा। अब जैसे इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, मुझे याद है इनक्लेव्स का परिवर्तन करने को लेकर एक बहुत जबरदस्त असम में भी विरोध प्रारंभ हुआ था, लेकिन एक फॉर्म डिसीजन हमारी केंद्र सरकार ने लिया। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, उसके साथ हमारे बेहतर रिश्ते होना, अच्छे रिश्ते होना, ये हमारे देश के हित में ही है।
और साथ ही जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं जैसे असम है, ये असम के भी यह सोचकर हम लोगों ने फैसला किया, बॉर्डर के मुद्दे को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता हो गया। इनक्लेव्स का एक्सचेंज जो होना था हो गया। और आज आपको भी निश्चित रूप से इस बात की खुशी होती होगी कि हर मुद्दे पर यदि अपने पड़ोसी देशों में कोई देश पूरी ताकत के साथ खड़ा होता है, वो बांग्लादेश भारत के साथ खड़ा होता है। भारत के साथ बांग्लादेश खड़ा होता है। इतना ही नहीं, आतंकवाद के सवाल पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत के साथ बांग्लादेश पूरी ताकत के साथ खड़ा होता है। और जब कभी वहां के मंत्रियों से, वहां के प्रधानमंत्री से हम लोगों की बातचीत हुई है, हर मुद्दे पर सहयोग करने को वह तैयार है। बॉर्डर का यहां पर सवाल है। अच्छे रिश्ते होने के बावजूद हर देश की एक अपनी सीमा होनी चाहिए, बॉर्डर सुरक्षित होना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने फैसला किया है कि लगभग 223.7 किलोमीटर का जो असम और बांग्लादेश का ये जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर को हम पूरी तरह से सिक्योर करेंगे, इसे सुरक्षित करेंगे। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि हम इस काम को बहुत ही जल्दी, डेढ़ साल के अंदर ही इसको हम पूरा करना चाहते हैं। और जहां पर फेंसिंग की जरूरत है, फेंसिंग होगी, और जहां पर टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन की जरूरत है, वहां पर सेंसर्स का प्रयोग करना अथवा दूसरे टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन जो है उनका प्रयोग करना, वह प्रयोग करके, लेकिन हम उसे निश्चित रूप से उसे पूरी तरह से सील करने की हम कोशिश करेंगे। सील का इस शब्द का अर्थ कभी कभी लोग गलत लगा लेते हैं। सील करना या दीवार बना देना, टाइट कर देना, कोई इधर न जाए उधर न जाए, इसका मतलब यह नहीं होता। कहीं जहां फेंसिंग की जरूरत है फेंसिंग, जहां टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन की जरूरत है वहां टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन हम इसका उपयोग करें। यहां पर एक भ्रम यह पैदा करने की कोशिश की कि हम सभी यहां की भाषा, असम की भाषा, असम की संस्कृति, असम की परंपरा, असम की पहचान, हम चिंता नहीं कर रहे हैं। मैं दो टूक शब्दों में इसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, और असम में हर व्यक्ति तक यह संदेश जाना चाहिए। असम एकॉर्ड का जो क्लॉज 6 है, उस क्लॉज 6 में जो कुछ भी लिखा है उसको फुल प्रोटेक्शन, चाहे हमें कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से करना हो, एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से करना हो, लेजिस्लेटिव प्रोसेस का उपयोग करना हो, हम उसका फुल प्रोटेक्शन करेंगे। यह संदेश असम के जन तक पहुंचना चाहिए। यह मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं। बैठ जाइए। भ्रम पैदा करके राजनीति नहीं की जानी चाहिए। और मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम किसी भी राजनीति यदि हम लोग करते हैं तो राजनीति जनता की आंखों में धूल झोंक के राजनीति नहीं करते हैं, जनता की आंखों में आंख डालकर हम लोग राजनीति करते हैं। हम कैसे, चाहे कोई राज्य हो, कोई क्षेत्र हो, बराबर हमारी सरकार की यह कोशिश होगी उस क्षेत्र की, उस राज्य की जो परंपरा है, भाषा है, शैली है, संस्कृति है, वहां परंपराएं हैं, हमको फुल प्रोटेक्शन दें। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता, यही है हमारे भारत की विशेषता। हम उसको बनाकर रखना चाहते हैं। इसलिए यह भ्रम जिन लोगों ने पैदा करने की कोशिश की है, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, उसे आप लोगों तक जाकर बताइए, फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। इसमें कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एनआरसी, हमारे मुख्यमंत्री सर्बानंद जी सोनोवाल ने इसके संबंध में स्वयं ही आप सबको बतलाया है। पहले कितने यहां पर ट्रिब्यूनल थे सर्बानंद जी?
36 ट्रिब्यूनल से पहले जब हम लोगों ने 100 किया, हाँ वही 36 थे सर, पहले 36 थे, 34 था, और फिर उसके बाद करके 100 ट्रिब्यूनल हम लोगों ने बनाया। आप यह कल्पना करिए कि यदि हम लोगों की मंशा यदि यह न होती एनआरसी बनने की, क्यों हम ऐसा करते? हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी एनआरसी का काम पूरा हो, और हमने तो मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इच्छा व्यक्त की है, हेमंत बिश्व शर्मा जी और ये दोनों लोग गए थे, इन लोगों ने भी इच्छा पूरी अपनी व्यक्त की है और कहा कि हम इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते हैं और ये काम पूरा होगा। ऐसी कुछ इन बातों का उल्लेख मैंने इसलिए कर दिया कि मैं असम में आया हूं, तो इन सब सारे इश्यूज को लेकर किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जहां तक इंसर्जेंसी का सवाल है, आप सभी लोग जानते हैं बहनों भाइयों, यदि कहीं पर कोई असंतोष है, किसी को शिकायत है, कोई कठिनाई है, वो बात करे, हम बात करने के लिए तैयार हैं, गले से मिलाकर हम उससे बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन यदि हिंसा करने की कोई जरूरत करेगा तो उसे हम किसी भी सूरत में माफ नहीं करेंगे, किसी भी सूरत में माफ यह नहीं, इससे हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। और आपने देखा होगा कि आज के मैं समझता हूं कि 20 वर्षों में के बाद इस प्रकार के हालात पैदा हुए, सबसे कम जैसे लगता है इंसर्जेंसी अब समाप्त हो रही है और समाप्त होकर रहेगी। यदि किसी ने इसको भड़काने की यदि कोशिश की, फिर से इसे जिंदा करने की कोशिश की, तो नहीं चलेगा। सरकार चुप्पी साध कर नहीं बैठेगी, यह फिर से संदेश देकर जाना चाहता। आप जैसे कार्यकर्ताओं के ऊपर तो हम लोगों को नाज है मेरे बहनों भाइयों। परिवर्तन जो हुआ है असम में, उसका श्रेय हम लोगों को नहीं जाता है, उसका श्रेय यदि जाता है आप जैसे बहादुर कार्यकर्ताओं को जाता है, आप जैसे बहादुर कार्यकर्ताओं को जाता है। इसका श्रेय यदि जाता है तो हमारी असम की जागरूक जनता को जाता है, नेताओं को इसका श्रेय नहीं है। हम लोग भी आपके ही सहारे, जितना जहां आप खड़ा कर देते थे वहां खड़े होकर भाषण दे देना, बोल देना, यही भूमिका हम लोगों ने निभाई है। यह प्रतिष्ठा आज जो भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई है वह आपके पसीने के कारण हासिल हुई है, आपके पसीने के कारण हासिल हुई है। इसलिए मैं आप सबको, क्योंकि उसके बाद बधाई नहीं दे पाया था, यह अवसर मिला है, तो इसलिए मैं आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूं। और साथ ही इस असम राज्य की जागरूक, परिश्रमी और बहादुर जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन दिया है, उसके प्रति भी हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।